सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो भी पढ़ेंगे टॉर्जन चैप्टर या यूनिट में, वो सारा अल्टीमेटली स्ट्रेस फंक्शन तक पहुंच जाएगा। मतलब स्ट्रेस फंक्शन को ही पढ़ेंगे। यूं समझ लीजिए आज के लेक्चर का हेडिंग ही स्ट्रेस फंक्शन है और बहुत ही इंटरेस्टिंग सा है। इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि जो अब तक आपने 3-4 लेक्चर्स में पढ़ा टॉर्जन के और जो आज पढ़ोगे वो सारा कनेक्शन में आ जाएगा, सब कुछ एक जगह कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसके लिए पहले रफ ब्लैंक डॉक ले लेते हैं एक, आपको बात उसी पे हो पाएगी। फर्स्ट ऑफ हमने अब तक जो काम किया था, हमारा फर्स्ट आर्टिकल था कि एक सिलेंडर है और उसके फेसेस सर्कुलर थी और उसके लिए हमने टॉर्जन निकाला। टॉर्जन का इफेक्ट देखा, थीटा पर डिपेंड करता था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड था थीटा। थीटा इज इक्वल टू अल्फा जेड। इस तरह चलते चलते हमने टी आई जे निकाले थे सारे। तो टी आई जे सारे जीरो आ जाते हैं सिवाय टी एक्स जेड टी वाई जेड के। लेकिन इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट्स आई थी उनमें यू आया था, वी आया था, लेकिन डब्ल्यू जीरो था। फिर दूसरा आर्टिकल हम करते हैं, वहां हम कह देते हैं कि ये हमारे नॉन सर्कुलर है बेसिस। तो सारा बात ये सेम चीज थी। यहाँ डब्ल्यू यू और वी के साथ डब्ल्यू जो था वो भी फंक्शन ऑफ एक्स वाई, फाई एक्स वाई माना था। यहाँ से फाई का इंट्रोडक्शन हुआ था कि फाई क्या है। हमने कहा कि हमारे डिस्प्लेसमेंट फंक्शन ऑफ एक्स वाई के प्रोपोर्शनल है अलोंग जेड एक्सिस। ठीक है, फिर इस आर्टिकल के बाद न्यूमेरिकल थे। न्यूमेरिकल में कुछ नहीं था, अल्टीमेट थीम ये था कि जो आपके ये जो स्ट्रेसेस निकल रहे थे टी एक्स जेड और टी वाई जेड, आपको याद तो हो ही जाने चाहिए थे। ये फाइव वाई माइनस एक्स था और ये फाइव एक्स प्लस वाई, ऐसा ही कुछ आया था म्यू अल्फा टाइम्स। ये आपका थर्ड यूनिट ऑफ मैकेनिक्स है। बार बार ये चीज आ रही थी। ये टी वाई जेड में फाइव वाई प्लस एक्स है और टी एक्स जेड में फाइव एक्स माइनस वाई है। मैंने क्या लिखा है, टी एक्स जेड में फाइव एक्स माइनस वाई आएगा यहाँ। इसको तो याद ही कर लो, ये बार बार आपको यूज करना है। यहाँ प्लस आएगा और दोनों में म्यू अल्फा। तो हमने कहा कि जो हम पिछला आर्टिकल कर रहे थे वहां हमने बताया कि जब इन फोर्सेस को हम, ये एक टॉर्जनल कपल के इक्विवेलेंट हैं, और जो इससे पहले काम हुआ था, कल के लेक्चर से पहले न्यूमेरिकल एक और पीछे आया था, वहां एक बाउंड्री कंडीशन तक भी पहुंचाया था हमने कि जो डी फाइव बाई डी न्यू है वो क्या आई थी बाउंड्री कंडीशन, वाई कॉस एक्स न्यू माइनस एक्स कॉस वाई न्यू। मतलब वो न्यूमेरिकल कहता था कि हमारा फाई एक तो हार्मोनिक है जो फाई स्ट्रेसेस को सेटिस्फाई कर रहा है, एक तो वो हार्मोनिक फंक्शन है, और दूसरी बात वो इस ये बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई करता है डी वाई बाई डी न्यू। और हमने इसे न्यूमैन बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम भी कहा था। न्यूमैन ये लिखा था यहाँ पर कि इट इज, ये सारा आज कनेक्शन बन जाएगा इस सारी चीज का। ये रहा न्यूमैन बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये एक न्यूमेरिकल चला। जो कल न्यूमेरिकल चला था वो क्या था, वो था कि जितने आपके कल का न्यूमेरिकल फोर्थ टॉपिक, मतलब टोटल ये 3 टॉपिक हो गए। एक न्यूमेरिकल ये था थर्ड, उससे पहले ये आर्टिकल था सेकंड, और ये फर्स्ट था। अब जो फोर्थ टॉपिक कल चल रहा था हमारा, वहां मैंने क्या प्रूव किया था कल, वहां मैंने कहा था कि जब हमारे ऐसे स्ट्रेसेस होते हैं टी आई जे जीरो और टी वाई जेड और टी एक्स जेड होते हैं, तो उस केस में जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं वो एफ जेड एक्स भी जीरो आया था, एफ जेड
वाई भी 0 आया था और एफ जेड जेड। ठीक है, हमने ये दिखाए थे कि हमारे एक्सटर्नल फोर्सेस वेनिश कर जाएंगे और सिर्फ मोमेंट बचेगा उस कपल का। मतलब ये था कि जो भी हमारा सिलेंडर होता है, चाहे वो सर्कुलर बेस है चाहे वो नॉन सर्कुलर बेस है, उसमें जब एंड में बचता है सिर्फ कपल की वजह से ही इफेक्ट है, बाकी कोई फोर्स नहीं रहता। मतलब कोई भी एक्सटर्नल फोर्स कोई भी नहीं है, सब वेनिश है। सिर्फ आपका ये कपल ही है जो सारा काम कर रहा है टोर्जन में, क्योंकि टोर्जन का मतलब है रोटेशन, और रोटेशन के लिए हमें कपल्स चाहिए। कपल ही रोटेशन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो उसका मोमेंट निकालना रह गया था। तो अब हम आज ये बात करते हैं। कल मैंने यहाँ तक आपको एफ एक्स एक्स, एफ वाई, एफ जेड एक्स, एफ जेड वाई, एफ जेड जेड 0 दिखा दिए थे। अब ये मोमेंट ऑफ दिस कपल जो है, इसके लिए फॉर्मूला होता है डबल इंटीग्रल। कल हमने ये 0 दिखा दिए थे सारे। यहाँ तक हो गया था कल का काम हमारा। एफ वाई भी 0 आ गया था, एफ जेड भी। ठीक है, अब हम मोमेंट निकाल रहे हैं। मोमेंट का फॉर्मूला है एक्स टी जेड वाई माइनस वाई टी जेड एक्स। एक्स टी जेड वाई माइनस वाई टी जेड एक्स। आज कोई कैलकुलेशन नहीं है, ये तो 1 सेकेंड की कैलकुलेशन है, इसमें है ही नहीं कैलकुलेशन। आप पुट कीजिए यहाँ टी जेड वाई। मैंने आपको अभी कहा है, याद ही कर लो एक तरह से। क्या था? 5i। अभी मैंने यहाँ लिखा था देखकर भी, टी जेड वाई 5i प्लस एक्स। ठीक है, और ये टी जेड एक्स था 5x माइनस वाई, और बाहर है डी एक्स डी वाई। जैसे ही मैंने इसे खोला तो ये बन गया एक्स करली 5 बाई करली वाई है ये, प्लस एक्स स्क्वेयर, और ये प्लस वाई स्क्वेयर, और ये जो टर्म है माइनस की, वाई करली 5 बाई करली एक्स डी एक्स डी वाई, और बाहर म्यू अल्फा है इनमें सब में। तो हमने इसका नाम कह दिया, अल्फा तो रख दिया म्यू, और ये पूरा इंटीग्रल इसको डी बोल दिया, बड़ा डी। मोमेंट बराबर है, ये कहा हमने, यानी हमने कह दिया मोमेंट प्रोपोर्शनल है। अल्फा तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आया था ना डी के। तो ये जो डी है ये है हमारा टॉर्जनल रिजिडिटी। डी कौन है? टॉर्जनल रिजिडिटी। आपके सिलेबस में ये इससे नेक्स्ट हेडिंग है, टॉर्जनल रिजिडिटी। तो डी, एक्चुअली में डी कौन है? यहाँ पर डी की वैल्यू है म्यू टाइम्स डबल इंटीग्रल एक्स 5i माइनस वाई 5x प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, और बाहर डी एक्स डी वाई। इसको निकालने के लिए हमें बस फाई पता होना चाहिए। फाई अगर पता है तो 5x निकल जाएगा, 5y निकल जाएगा। ठीक है, तो जो भी आप चाहते हो टॉर्जनल रिजिडिटी निकालना, तो आपको बस फाई नोन होना चाहिए। हमें पता है फाई हमारा हार्मोनिक है, यही बात यहाँ लिखी गई है कि आपका ये डी अल्फा आ गया, डी ये है। तो हम कहते हैं कि ये ट्विस्टिंग मोमेंट, इस मोमेंट को बोला गया ट्विस्टिंग मोमेंट, और डी को बोला गया टॉर्जनल रिजिडिटी। अब ये किस पे डिपेंड कर रही है? ये सिर्फ डिपेंड कर रही है हमारी, इट इज डिपेंडिंग ऑन फाई है इसके सारे फॉर्मूले में। मॉडल म्यू है, एक तो म्यू है इंटीग्रेशन से बाहर, और बाकी डिपेंड कर रही है फाई पर। तो जो फाई है, हमें अगर हमारा फाई हमें पता है तो मोमेंट निकल सकता है। एंगल अल्फा भी बता देगा वो ट्विस्ट का कितना है। तो ये हमारा यहाँ तक का काम हो गया कि मोमेंट इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स डी, और डी है टॉर्सनल रिजिडिटी। ये मोमेंट मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी पे डिपेंड कर रही है, इसलिए इसका नाम में रिजिडिटी वर्ड आ रहा है। डी, इसमें म्यू आया है, और डबल इंटीग्रल के अंदर बहुत सारी चीजें थी। फाई था, ठीक है, एक्स वाई थे, एक्स वाई क्रॉस सेक्शन बताते हैं। तो यहाँ तक होने के बाद अब मुद्दा स्ट्रेस फंक्शन जो शुरू होता है, बहुत ही आसान है। फाई हम जान चुके हैं अब तक, हमें पता है कि फाई क्या है। ठीक है,
फाई हमारे पास क्या, फाई किस किस बात को फॉलो करता है हमें ध्यान रखना है अब ये, कि हम फाई के बारे में जान चुके हैं। और फाई एक तो हार्मोनिक है। हार्मोनिक का मतलब होता है कि डेल स्क्वायर फाई जीरो। और दूसरा वो इस बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, डी फाई बाई डी न्यू। क्या है वो बाउंड्री कंडीशन, इसको भी याद ही कर लो, ये बार बार यूज होनी है आज के टॉपिक में। मैंने यहाँ अभी लिखी थी, डी फाई बाई डी न्यू है वाई कॉस एक्स न्यू माइनस एक्स कॉस वाई न्यू। वाई कॉस एक्स न्यू माइनस एक्स कॉस वाई। अब बात क्या आती है कि अगर ये फाई हार्मोनिक फंक्शन है तो इसका कोई कॉम्प्लेक्स कंजुगेट भी होगा, साई कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, और वो भी हार्मोनिक होगा। क्योंकि जब एक फंक्शन का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट अगर वो खुद हार्मोनिक है तो वो भी हार्मोनिक होता है, तो वो हार्मोनिक होगा तो डेल स्क्वायर साई भी जीरो होगा। हम उस साई को निकालने चल पड़े, लेकिन ये साई स्ट्रेस फंक्शन नहीं है। अभी बनाएगा आगे जाके कुछ और बनेगा स्ट्रेस फंक्शन। तो अभी तो हम साई के लिए फाई को पकड़ा और साई तक पहुंच गए। मतलब कहते हैं ना, वो किसी एक चीज को पकड़ के हम दूसरी चीज का की तरफ चढ़ गए कि भी फाई है तो साई होगा क्योंकि उसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट होगा। तो अगर साई एग्जिस्ट करता है और कॉम्प्लेक्स कंजुगेट है तो कॉशी रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई होंगी। कॉशी रीमान इक्वेशंस, मान लो फाइव प्लस आयोटा साई एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, तो कॉशी रीमान इक्वेशंस कहती हैं कि करली फाइव बाई करली एक्स किसके बराबर होगा, करली साई बाई करली, मान पहले मैंने कौन सी इक्वेशन लिखी, इक्वेशंस आपकी है करली फाइव बाई करली एक्स करली साई बाई करली वाई। और दूसरी इक्वेशन लिखते हैं अगर करली फाइव बाई करली वाई, तो वहां माइनस आ जाता है करली साई बाई करली एक्स। ये हमारी कॉशी रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा क्योंकि ये हार्मोनिक फंक्शन है दोनों, और ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन है टोटल। ठीक है। अब जो हमारी डी फाइव बाई डी न्यू आ चुकी थी, वो हम वहां से पहुंचेंगे कि दिखाएंगे। मैं जितना काम अभी करूंगी वो ये बताने के लिए होगा कि ये बराबर डी साई बाई डी एस आएगा। अब साई के बारे में, साई पे चल रही है सारी रिसर्च। पहले फाइव से साई का ओरिजिन करवा दिया। अब कॉशी रीमान इक्वेशंस लिख दी। अब डी फाइव बाई डी न्यू क्या होता था, ये था वाई कॉस एक्स न्यू माइनस एक्स कॉस वाई न्यू। वाई कॉस एक्स न्यू माइनस एक्स कॉस वाई। मैं इसको डीएस में चाहती हूँ और साई में चाहती हूँ, है ना। ठीक है। तो क्या करें, हमने किया फर्स्ट ऑफ ऑल कि डी फाइव बाई डी न्यू को अपने हिसाब से लिख दिया। चलो जी। मेरा एम तो ये है, मैंने बता दिया। अब हम अपने काम पे चलते हैं, ये पेज खत्म है, मैं नया डॉक खोलती हूँ। अब हम अपने काम पे चलते हैं। हमने क्या किया, डी फाइव बटा डी न्यू, तुम लिखो अपने फाइव फंक्शन एक्स वाई का, तो तुम्हारे हिसाब से ये होगा करली फाइव बाई करली एक्स डी एक्स बाई डी न्यू प्लस करली फाइव बाई करली वाई डी वाई बाई डी न्यू। यही होता है ना। इसको लिख सकते हैं करली फाइव बाई करली एक्स डी एक्स बाई डी न्यू को लिख दिया कॉस एक्स न्यू प्लस करली फाइव बाई करली वाई डी वाई बाई डी न्यू को लिखूं अगर कॉस वाई न्यू, तो ये यहाँ तक सही है। अब हमने कहा कि इनकी वैल्यूज हम जहाँ पहुंचना चाहते हैं उसके लिए बढ़ते हैं। अब पहले करली फाइव बाई करली एक्स कॉशी रीमान के हिसाब से क्या होगा, करली साई बाई करली वाई होगा। अभी हम और कुछ गड़बड़ कर ही नहीं रहे, सिस्टमैटिक ही चलेंगे। इसको लिखूं करली साई बटा करली एक्स, सही है। अब मैं क्या चाहती हूँ, मुझे ये दिखाना है ये डी साई बाई डी एस है।
इसके लिए मुझे ये हाँ चाहिए, dy बाई डी एस चाहिए। राइट और रॉन्ग? अगर मैं इसको ना भी ऐसे कॉस में लिखूं तो अगर यहीं से चलती हूँ, कुछ भी नहीं है, ये जबरदस्ती उलझाते हैं नोट्स। यहाँ डी एक्स बाई डी न्यू लिख रखा है मैंने, ऐसे ही रहने देती। तो मुझे यहाँ अब क्या चाहिए? मुझे चाहिए डी, इसके साथ मेरा एम है डी वाई बटा डी एस। अगर भी ये बन जाए तो मैं कह सकती हूँ, और यहाँ मेरा एम है कि मैं किसी तरह से इसको माइनस ऑफ डी एक्स बाई डी एस दिखा दूं, तो मेरा काम हो गया हल। बस मुझे इतना ही दिखाना है ना, ये मेरे गोले वाले काम रह रहे हैं चारों। अब डायग्राम को पकड़ते हैं। ये ये एक्स डी एस, ये डी वाई, ये डी एक्स, ये एंगल एक्सेस, ये एक्स एक्सिस, ये वाई है। अब देखो डी वाई बाई डी एस तुम्हारे हिसाब से क्या है? साइन ऑफ एक्सेस है। कॉस एक्स न्यू को मैं कॉस 90 माइनस एक्सेस कह सकती हूँ। ये न्यू है। जब ये एंगल एक्सेस है, एक्स और एस के बीच का एंगल, तो ये वाला एंगल क्या होगा? एक्स, एक्स न्यू होगा। और ये 90 माइनस एक्सेस है, तो cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा नहीं होता क्या? इसको साइन एक्सेस लिख दोगे, और साइन एक्सेस की वैल्यू आपके यहाँ से डायग्राम से क्या है? डी वाई बाई डी एस हो गया। अब यहाँ आओ, cos वाई न्यू, कोस वाई न्यू को आप ये दिखाना चाहते हो, आप कोस वाई न्यू पकड़ो। वाई से न्यू का एंगल है, इसको मैं लिख सकती हूँ मुझे पहुंचना है माइनस ऑफ कॉस एक्सेस तक, यहीं तक पहुंचना है ना। तो मैं कॉस एक्सेस से स्टार्ट करती हूँ। ठीक, कॉस एक्सेस, इसको क्या लिखूंगी? कॉस माइनस ऑफ कॉस एक्सेस है। थोड़ी देर के लिए माइनस को यहाँ सोच लो। कॉस एक्सेस को लिखेंगे कॉस 90 माइनस एक्स न्यू। ठीक है, कॉस एक्स एस 90 माइनस एक्स न्यू। अब इसको क्या लिखूं? कॉस 90 माइनस एक्स न्यू। अच्छा, अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ तो इसको लिखती मैं, ये ज्यादा सही लग रहा है मुझे, तो यहाँ से स्टार्ट करो, फटाफट बनेगा। इसको लिखेंगे कॉस 90 प्लस एक्स न्यू। एक्स न्यू को लिख देंगे 90 माइनस एक्सेस, हो गया खत्म। बड़े वाले एंगल से छोटे तक पहुंचना आसान था। ये हो गया 180 माइनस एक्सेस, कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, तो ये हो गया माइनस कॉस एक्सेस। माइनस कॉस एक्सेस का मतलब माइनस डी एक्स बाई डी एस। देखो ना, ये डी एक्स है। कॉस थीटा क्या होता है? बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो हो गया बेस, ये है डी एक्स है बेस। यहाँ पर दोनों बातें प्रूव कर दी, हेंस आपका ये बन गया डी साई बाय डी एस। तो आपको यहाँ पहुंचना था, इस यहीं तक कि आप डी साई बाय डी एस। ये पिछला सारा काम यूं ही उलझा रखा है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, एम यही है। साई जो है उसका जन्म भी हो गया फाई की सहायता से, और उसकी पहचान भी बन गई कि पहले एक न्यूमैन बाउंड्री कंडीशन थी। अब ये इसको कहते हैं डिरिचलेट बाउंड्री कंडीशन। जो जो साई की कंडीशन आई है ना, मतलब आपने क्या प्रूव कर दिया? आपने एक तरह से कह दिया कि भी फाई था तो वो हार्मोनिक था,
और वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता था, डी फाई बाई डी न्यू इज इक्वल टू जो भी थी। साई के लिए का ये भी हार्मोनिक है और ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, वट एवर जो आ गई, और डी साई बाई डी एस के बराबर है डी फाई बाई डी न्यू। कंडीशन सेम ही है ना, एक तरह की कंडीशन पे कोई फर्क नहीं पड़ा, सिर्फ राइट हैंड साइड बदल गई। जो इसकी कंडीशन थी ना, वाई कॉस एक्स न्यू माइनस एक्स कॉस वाई न्यू, वही कंडीशन रही, कंडीशन में कोई फर्क नहीं पड़ा। ये चीज पहले डी फाई बाई डी न्यू थी, अब डी साई बाई डी एस हो गई, यही सेम। इसको बोला गया डिरिचलेट बाउंड्री वैल्यू कंडीशन। दिखाती हूँ आपको, ये आ गया अगले पेज पर लिखा होगा, ये डिरिचलेट बाउंड्री वैल्यू। अब एक छोटा सा काम और रह गया। यहाँ तक सारा काम करने के बाद हमने कहा कि हमारा जो डी फाई बाई डी न्यू है, वो हमने अभी कहा है वो डी साई बटा डी एस के बराबर है। कहा है कि इट इज इक्वल टू डी साई बाई डी एस। ठीक है, अब बाउंड्री कंडीशन के अंदर यही वैल्यू पुट करके हम पहुंचाएंगे अपना रिजल्ट। ये कैसे पहुंचाएंगे, देखो, बाउंड्री कंडीशन थी डी फाई बाई डी न्यू इज इक्वल टू वाई कॉस एक्स न्यू माइनस एक्स कॉस वाई न्यू, यही थी ना। अब आप कहते हो कि cos x न्यू हम अब बहुत बार कह चुके हैं कि जब ट्राइंगल बनती है तो cos x न्यू, ये एंगल x न्यू है, cos का मतलब होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो dx बाई ds है ना, x न्यू है, ये xs है। तो इसको हम बहुत बार निकाल चुके हैं कि ये क्या आता है, ये dy बाई ds साइन हो जाएगा ये xs में, तो dy बाई ds आएगा। और इसको बहुत बार निकाल चुके हैं, ये निकलेगा dx बाई ds, माइनस का निकलेगा और प्लस हो जाएगा यहाँ। ठीक, अब अगर मैं इसका इंटीग्रेशन लेती हूँ विद रिस्पेक्ट टू एस, यहाँ तक आप बहुत बार कर चुके, आपने हाफ बाहर निकाल कर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आप इसको कह सकते हो हाफ बाहर है, अंदर 2 है, और फिर आप कहोगे कि एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र का डी बाई डी एस हो गया, ये 2x dx बाई डी एस, 2y dy बाई डी एस हो गया। आप दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि यही चीज डी साई बाई डी एस है, आपने ऊपर प्रूव कर दिया है, तो इसका मतलब डी बटा डी एस और डी बटा डी एस को थोड़ी देर के लिए इग्नोर करें तो साई कौन है, साई का रूप आ गया, साई की इक्वेशन आ गई हाफ एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। तो अभी तक फाई से आप साई तक पहुंच गए हो कि साई ये होता है, और वो जिस कंडीशन को प्रूव सेटिस्फाई करता है उसको डिरिचलेट कह दिया, डी फाई बाई डी न्यू इज इक्वल टू डी साई बाई डी एस। यही प्रूव कर दिया ना आपने सारा, हो गया यहाँ तक, साई आ गया हमारे पास। अब हम फाई और साई को पकड़ के स्ट्रेस फंक्शन बनाएंगे, और वो स्ट्रेस फंक्शन क्या है, ये सारा काम हो चुका आपका यहाँ तक, साई तक। अब आपने कहा कि टॉर्जन प्रॉब्लम में हमने अपनी तरफ से और थोड़ी सी शरारत कर दी कि हमने एक नया फंक्शन साई के ऊपर नीचे से डंडा लगा के बना लिया, और हमने कहा कि जो ये हम कह रहे हैं ना कि साई एक्स वाई बराबर है हाफ एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, और एक कांस्टेंट का फर्क, इंटीग्रेशन का कांस्टेंट होगा छोटा सा, उनको घटा लो, कि भी वो इंटीग्रेशन का कांस्टेंट छोड़ दिया बस, बाकी साई माइनस हाफ एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, इसका नाम नया फंक्शन रखा, इसको कहते हैं स्ट्रेस फंक्शन। क्यों कहते हैं अभी वो भी बताती हूँ। इसलिए कहते हैं क्योंकि जब मैं इसका डेरिवेटिव लेती हूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तुम लो डेरिवेटिव लो इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ क्या आएगा साई एक्स, और यहाँ क्या आएगा 2x कट के x आ गया। ठीक है, और जब इसका विद रिस्पेक्ट टू y लूंगी तो साई y, और उधर प्लस y आ जाएगा, माइनस y आएगा। अब उसने कहा कि यही रीजन है, ये आ गया साई एक्स माइनस एक्स, साई एक्स माइनस वाई। हमारे स्ट्रेसेस क्या होते थे, स्ट्रेसेस को पकड़ा अब उसने, कि हम जो इतने टाइम से चीख चिल्ला रहे हैं इतने दिनों से, वो क्या है। हम ये कह रहे हैं कि टी जेड एक्स होता है फाइव एक्स माइनस वाई, और इसको हम कहते हैं फाइव वाई प्लस एक्स कहते हैं।
ठीक कह रही हूँ, कहते हैं ना हम इसको, म्यू अल्फा होता है साथ में, होता है। ठीक। अब हमें पता है कौशी-रीमान इक्वेशंस की सहायता से, बार म्यू अल्फा भी लिख लो पहले तो। कौशी-रीमान इक्वेशंस ने हमें कहा था कि करली फाई बाय करली एक्स बराबर है करली साई बाय करली वाई, कहा था कि नहीं? और यहाँ क्या कहा था, करली फाई बाय करली वाई इक्वल टू माइनस करली साई बाय करली एक्स, कहा था। तो ये दोनों स्ट्रेस फंक्शन ही तो है। स्ट्रेस फंक्शन साई, ये जो हम ये जो स्ट्रेस होते थे हमारे, ये स्ट्रेस थे, सिर्फ स्ट्रेस के बराबर आ रहा है हमारे स्ट्रेस फंक्शन के डेरिवेटिव आ रहे हैं। तो इसका मतलब हो गया कि हमारे, इसलिए इसका नाम स्ट्रेस से रखा गया, स्ट्रेस फंक्शन, क्योंकि ये टी जेड एक्स और टी जेड वाई के बराबर आ गए, इनके पार्शियल डेरिवेटिव्स लिखा हुआ है इसमें यहाँ। सिंस स्ट्रेस कंपोनेंट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फंक्शन दिस, साई और ऊपर नीचे डंडा, बाय डिफरेंशिएशन, सो दिस इज कॉल्ड स्ट्रेस फंक्शन। अब मुद्दा आया कि ठीक है, एक नया फंक्शन, यानी अब तक हम तीन फंक्शन से रूबरू हो चुके हैं। पहला फंक्शन था फाई, दूसरा था साई, अब तीसरा ये आ चुका। ठीक है, ये हार्मोनिक था, डेल स्क्वायर फाई जीरो था, साई भी हार्मोनिक था। तो हमने कहा चलो इसको भी चेक कर लें ये हार्मोनिक है या नहीं। जब इसको चेक करने बैठे तो पता चला ये तो -2 के बराबर आ गया। इसका मतलब ये पॉइजन इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, हार्मोनिक नहीं है, ये पॉइजन इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। देखो, जब इन्होंने डेल स्क्वायर साई निकाला, ये ऊपर नीचे डंडे वाला, तो यहाँ करली 2 बटा करली एक्स स्क्वायर और करली 2 बाय करली वाई स्क्वायर। ठीक। जब कैलकुलेशन शुरू की, इसकी वैल्यू क्या थी, करके दिखा देते हैं आपको। देखो, आप निकाल क्या रहे हो, डेल स्क्वायर साई के ऊपर भी डंडा नीचे भी डंडा, यानी करली 2 बाय करली एक्स स्क्वायर है साई, प्लस करली 2 बाय करली वाई स्क्वायर है। इट मीन्स करली 2 बाय करली एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमने मानी है साई माइनस हाफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मानी थी, है ना। और ऐसे ही यहाँ सेम। तो जब इसका डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव लोगे, ये आएगा साई एक्स एक्स डबल डेरिवेटिव, और इसका दो बार डेरिवेटिव लेने पे क्या आएगा बताओ। एक बार 2 आएगा 2x, अगली बार 2, 2 से 2 कट गया -1 रह गया। इसमें भी सेम चीज आएगी, साई वाई वाई और -1। ये तो डेल स्क्वायर साई हो गया, डेल स्क्वायर साई तो जीरो है क्योंकि साई एक हार्मोनिक फंक्शन है, तो -2 रह गया। और उधर था डेल स्क्वायर साई, ऊपर और नीचे डंडे वाला, तो इसको कहा डेल, ये पॉइजन इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, दिस इज कॉल्ड पॉइजन इक्वेशन। तो ये हार्मोनिक नहीं है, हो गया। तो स्ट्रेस फंक्शन सेटिस्फाइज पॉइजन इक्वेशन दिस। यहाँ तक का काम आज हमने करना था, बस हो गया। आज हमने स्ट्रेस फंक्शन ही करना था, नेक्स्ट कल हम करेंगे लाइंस ऑफ शेयरिंग स्ट्रेस। स्ट्रेस फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी। अभी तक जो बातें की, अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है आप मुझसे अभी भी बात कर लो, मैं इसको फिर भी समराइज कर रही हूँ हल्का सा। समराइजेशन ये है, तुमने फाई पढ़ा, फाई कहाँ आया था, फाई आया था जब सिलेंडर के बेसिस ऐसे थी, वहां हमने डब्ल्यू को कहा था अल्फा फाई एक्स वाई, वहां से फाई का नाम शुरू हुआ। इसकी शक्ल की, इसके ऊपर जब रिसर्च हुई तो पता चला ये हार्मोनिक है, फिर पता चला कि ये इस बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, फिर उस बाउंड्री कंडीशन और इस सारी बात को हमने कहा न्यूमैन बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है ये। ठीक है, हो गया। फिर हम, अब अगला जो आज का काम था, आज हमने साई को भी, फाई को पकड़ के हम साई तक पहुंचने लगे। कैसे, हमने कहा इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट होगा, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट होगा तो वो भी हार्मोनिक होगा, वो भी हार्मोनिक होगा। और फिर उसके बाद इसको बराबर प्रूव कर दिया डी साई बाय डी एस के, डी साई बाय डी एस प्रूव करने के बाद दिखा दिया, यहाँ जो वैल्यू निकाली तो ये डी बाई डी एस ऑफ हाफ एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र आ रही थी। तो दोनों साइडें कंपेयर करके कह दिया कि ये भी डी बाई डी एस, ये भी डी बाई डी एस। तो साई कौन है, साई है हाफ एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। यहाँ तक का काम हो गया। और साई आने के बाद अब एक क्या नया फंक्शन डिफाइन कर दिया, साई माइनस हाफ एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। उस नए फंक्शन को कहा कि ये है साई के ऊपर नीचे डंडा। ठीक है, जब उसका पार्शियल डेरिवेटिव लेने लगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वो आ गया साई एक्स माइनस एक्स, और विद रिस्पेक्ट टू वाई लिया तो वो आ गया साई वाई माइनस वाई। और जब इसको फाई के रूप में लिखा कौशी रीमान इक्वेशन से, तो ये वही बन रहा था
जो हमारे पास जो हम पढ़ के आए थे टी एक्स जेड और टी जेड एक्स के बराबर आ गया ये, जो कि हमारे स्ट्रेसेस थे। इसका मतलब हुआ कि इस फंक्शन का नाम रख दो स्ट्रेस फंक्शन, इसके डेरिवेटिव स्ट्रेस के बराबर आ रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड स्ट्रेस फंक्शन। और फिर इसको देखना था कि क्या ये भी हार्मोनिक है, तो ये प्रूव कर दिया कि नहीं, ये हार्मोनिक नहीं है, इसका डबल डेरिवेटिव, इसका डेल स्क्वायर -2 के बराबर आता है। इट सेटिस्फाइज द पॉइसन इक्वेशन। ठीक है, ये हमारा आज का लेक्चर